एसआईआर प्रक्रिया में वोटर्स को हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करना है ऑफिसर्स के सामने। और आज ये जो वीडियो है ये एसआईआर के ऊपर मेरा आखिरी वीडियो है। ये वीडियो को मैं डिलीट करने वाली हूँ क्योंकि इस वीडियो में कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं रिपीट करूंगी जो आप सभी लोगों के पास होना चाहिए और जिनको हियरिंग पर बुलाया जा रहा है उनको यही सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। तो जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, आगे ये वीडियो आपको चैनल पर नहीं मिलेगा। आज का मेन टॉपिक है एसआईआर हियरिंग डॉक्यूमेंट्स। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आप सभी लोगों को साधारण भाषा में कानूनी रूप में जागरूक बना सकूं। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। एसआईआर प्रक्रिया धीरे धीरे अपने आखिरी स्टेज की ओर बढ़ रहा है और यही आखिरी स्टेज पर हम लोगों के सामने आ रहा है हियरिंग और डॉक्यूमेंट्स कि किसको क्या डॉक्यूमेंट्स पेश करना है और कैसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं करना है। बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म फिल करी गई थी उसके बेसिस पर ड्राफ्ट रोल पब्लिश करी गई थी और वही लिस्ट के साथ किस तरीके से एसक्यूएल एआई मैपिंग के जरिए वोटर्स को मतलब मिलाया जा रहा है और यही प्रोसेस करते करते इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे कि किनको हियरिंग पर बुलाना है और किसे नहीं। इसके बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुकी हूँ। टोटल कुल मिला के 7 कैटेगरी के लोग सामने आए थे जिनको हियरिंग पर बुलाया जा रहा है और यहीं पर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाना है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इलेक्शन कमीशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैंक या फिर जो और सारे अथॉरिटीज है वहां से ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में, जो लोग दस्तावेज चेक करेंगे। बेसिकली यहाँ पर एक डबल चेकिंग प्रोसेस किया जा रहा है, यानी ओनली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑफिसर्स ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑफिसर्स भी चेक करेंगे। ईआरओ ये सब ऑफिसर्स। ये है वो लिस्ट 12 डॉक्यूमेंट्स की। एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जिसको इशू करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई पीएसयू के द्वारा। सेकेंड, एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जिसको इशू करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर कोई लोकल अथॉरिटीज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयूज प्रायर टू यानी कि बिफोर 1 जुलाई 1987। इस पर्टिकुलर तारीख को याद रखिए। थर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी करी गई। नेक्स्ट, पासपोर्ट। नेक्स्ट, मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटीज के द्वारा इशू करी गई। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू करी गई। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, एसटी एससी ओबीसी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी, अगर एनआरसी आपके लिए एप्लीकेबल होता है तब। नेक्स्ट, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय लोकल अथॉरिटीज या फिर स्टेट। नेक्स्ट, एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है ना। इसमें खसरा हो सकता है, वेस्ट बंगाल के रीजनल भाषा में खजना पेपर्स भी बोला जाता है, म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह। लास्ट और आखिरी, आधार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए इनकॉर्पोरेट किया गया है डॉक्यूमेंट्स नंबर 12 पर। लेकिन आधार एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, ये अपने आप में ही एक नागरिकता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार से नागरिकता साबित नहीं होगी, इसके साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देनी ही पड़ेगी। अभी बात करती हूँ किसको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और ऑफिसर्स को हियरिंग के दौरान दिखाना है। बेसिकली जो लोगों को हियरिंग पर बुलाया जा रहा है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अनमैप्ड वोटर्स, प्रोजेनी मैपिंग, सेल्फ डिस्प्यूटेड, एएसडीडी लिस्ट, ये सब चीज अलग है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं। लेकिन यहां पर 3 कैटेगरी के लोग जिनको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैटेगोराइज किया गया है। 3 तरीके का वोटर्स है। पहला, जिन लोगों का जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले, ये लोग अपने खुद के ही दस्तावेज पेश करेंगे, यानी कि जो लोग इस तारीख से पहले जन्म लिए हैं उसको आपको शो करना है। कैटेगरी नंबर 2, जिन लोगों का जन्म हुई है ये 2 तारीख के बीच में 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में, इनको क्या करना है, खुद का डॉक्यूमेंट्स तो देना ही है, इसी के साथ ही साथ माता या फिर पिता में से कोई एक जन का डॉक्यूमेंट देना है। कैटेगरी नंबर 3,
जिन लोगों का जन्म हुई है 2 दिसंबर 2004 के बाद, खुद के डॉक्यूमेंट्स के साथ ही साथ माता पिता दोनों का ही डॉक्यूमेंट्स शो करना है। इनके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। यहीं पर ये 12 दस्तावेजों में कोई एक आपको पेश करना है और जो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हो उसका स्क्रूटिनी करी जाएगी। तो यहीं पर मेरा कहना यह है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटिनी होगा, इसीलिए एक ऐसा दस्तावेज आप दीजिए जिसका स्क्रूटिनी में फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बहुत ही ज्यादा मजबूत डॉक्यूमेंट वो होगा। अभी इंडिविजुअल बेसिस पर चलिए बात करते हैं। मान लीजिए हियरिंग पर बुलाया गया है ऐसा एक इंसान को जो सरकारी नौकरी करते थे। इनके लिए 1 नंबर डॉक्यूमेंट होगा सरकारी नौकरी जो आप करते थे वो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। आपको पेंशन मिलता है तो पेंशन ऑर्डर दिखाइए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये होगा उनके लिए नंबर 1 डॉक्यूमेंट। ये देने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व। हैविंग सेड दैट, फर्जी डॉक्यूमेंट होगा तो नहीं चलेगा। फर्जी डॉक्यूमेंट होगा तो स्क्रूटिनी में फंसोगे। अभी देखिए, ऐसे लोगों का संख्या कम ही होने वाला है क्योंकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उनको हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। ऐसा लोग तो कम ही होंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 2, भारत सरकार के द्वारा इशू करी गई पासपोर्ट। यानी कि जो लोग मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होगा। अभी आप कहोगे पासपोर्ट तो सबके पास नहीं होता है मैडम, अब क्या बोल रहे हो। हाँ, पासपोर्ट सबके पास नहीं होता है, लेकिन जिनके पास पासपोर्ट है और वो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो आप अपना पासपोर्ट जरूर शो कीजिएगा। हैविंग सेड दैट, पासपोर्ट फर्जी तरीके से आप बनाए हो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहीं पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नंबर 3, बेसिकली इस हियरिंग पर देखा जा रहा है आप कितने लंबे समय से इंडिया पर रह रहे हो। यानी कि भारत के आप पैदाइशी हो या फिर आए भी हो किधर से, तो कब आए हो, कितने समय रहते हुए बीत चुका है, यही देखा जा रहा है हियरिंग के दौरान। अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आप बहुत पहले समय से इंडिया पर रह रहे हो तो इस हियरिंग पर आपका कोई मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। इसीलिए डॉक्यूमेंट नंबर 3 पर जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स लाइक इस तारीख से पहले उनको मिला है कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर बैंक का कोई दस्तावेज, पोस्ट ऑफिस का कोई खाता कागज या फिर कोई भी सर्टिफिकेट इस तारीख से पहले का आपके पास है तो डेफिनेटली आप उसको पेश कर सकते हो, ऑफिसर्स को दिखा सकते हो। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपके लिए प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा कि आप भारतीय हो। सो जितनी ज्यादा पुरानी डॉक्यूमेंट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है आपके पास। डॉक्यूमेंट नंबर 4, अगर आपके पास कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जैसे कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करी गई मार्कशीट हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, वो आपके लिए बड़ा ही काम का रहेगा। इससे ये साबित करी जाएगी कि ये इंसान भारत में पढ़ाई की है, भारत की यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त किया है। यहीं पर डॉक्यूमेंट नंबर 5, बर्थ सर्टिफिकेट। इससे आगे तो कुछ बात हो ही नहीं सकता है अगर कोई कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको जारी करी गई है तो। बर्थ सर्टिफिकेट अपने आप में ही एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट होता है नागरिकता का। सो ये पर्टिकुलर 5 जो डॉक्यूमेंट्स है इसको मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके निकाला है क्योंकि ये 5 डॉक्यूमेंट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा SC, ST, OBC, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट जिनके पास है वो दिखाओ। फिर NRC वगैरह, अगर आप पहले आसाम में रहते थे अभी बंगाल में आ चुके हो, मतलब ऐसा कोई हिसाब किताब आपके साथ बन रहा है तो आप उसको पेश कर सकते हो। लैंड का कोई डॉक्यूमेंट्स, जमीन का कोई डॉक्यूमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास है तो आप दिखाओ। यहीं पर अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास तो ये सारे डॉक्यूमेंट में से कुछ भी नहीं है तो सॉरी टू से आप तो भारतीय नहीं हो। तो फिर मतलब आप भारतीय हो कि नहीं हो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। और यहीं पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना है, क्योंकि देखिए ये आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली। मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये असली है या नकली, सही तरीके से आपको मिला है या फिर गलत तरीके से आप इसको बनवाए हो, यह आपसे ज्यादा किसी और को बेहतरीन तरीके से पता नहीं हो सकता है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आप धोखाधड़ी से बनवाए हो। आजकल तो 200 रुपए देने से ही आधार मिल जाता है, वोटर मिल जाता है, पैन भी मिल जाता है, और तो और बर्थ सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट माने तो पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसा सिचुएशन हो गया है। अगर कोई फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए हो तो चालाकी करके अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो पकड़े जाओगे, तो सीधा इलेक्टोरल रोल से बाहर निकल जाओगे। अगर भविष्य में एक चांसेस रह भी जाता कि इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते बाद में जा करके वोटर लिस्ट में, ये चांसेस भी आप गवा दोगे, एकदम ही वोटर लिस्ट से बाहर चले जाओगे। ये जो पॉसिबिलिटी है ये भी हाथ से निकल जाएगा, एकदम फॉरएवर के लिए रोक लगा दिया जाएगा। ये तो भारतीय नहीं है, ये इलीगल माइग्रेंट है, घुसपैठ है।
क्योंकि अब रीअप्लाई करके वोटर लिस्ट में आपका नाम डालने के लिए बोल सकते थे। अगर कोई स्पीकिंग ऑर्डर आपके खिलाफ आता है तो उसको चैलेंज कर सकते हो, अपील में जा सकते थे, ऐसा ऑप्शन है। शुरुआत में ही आपका केस अगर वीक बन जाएगा तो उसको लेकर के आप कहाँ जाओगे, आगे जहां जाओगे वहीं पर भी सेम रिजल्ट ही मिलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।